जय हिंद फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ब्रह्मसी ट्यूटोरियल। हम डिस्कस करने वाले हैं आज एंटी एंजाइनल ड्रग के बारे में, जो कि हमारे अंडर द चैप्टर आता है ट्रीटमेंट ऑफ कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम एंड ब्लड डिसऑर्डर्स टू फार्मा। अंडर फार्मा के अंदर आता है, जो फिफ्थ टॉपिक रहेगा हमारा। तो ये हम इसमें क्या क्या देखने वाले हैं, तो मोटा मोटा हम समझने वाले हैं इसके क्लासिफिकेशन एंड फार्माकोलॉजिकल एक्शन क्या होगा, एंड इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या होगा, इंडिकेशन क्या होगा, कंट्रा इंडिकेशन क्या होगा, ये मेडिकेशन यूज किस में किया जाता है, एंड मोटा मोटा है ना देख लेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ एंजाइना पेक्टोरिस। ओके, एंजाइना पेक्टोरिस होता क्या है उसके बारे में ही भी देख लेंगे थोड़ा सा। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। फर्स्ट वन हमारा होता है कि एंजाइना पेक्टोरिस होती क्या है। अगर हमारे हार्ट के दाएं बाएं आप बोल सकते हैं कि आसपास में कहीं भी स्टेपनेस हो गया है आर्टरी या वेसल्स में या मसल्स, कोई भी ब्लड वेसल्स है उसमें किसी प्रकार का ऑब्स्ट्रक्शन हो गया है, ऐसा ऑब्स्ट्रक्शन जैसे कि एम्बोलिज्म हो जाना, थ्रोम्बोसिस हो जाना, प्लेक का इन्फ्लेमेशन हो जाना, वहाँ पे क्रोनिक जो होता है कि मायोकार्डियल इन्फेक्शंस वगैरह हो गई, जिसकी वजह से कि ऑक्सीजन का जो लेवल है हमारे हार्ट में एंड लंग्स में कि वो डिक्रीज हो जा रही है, या बोल सकते हैं कि ऑक्सीजन का जो डिमांड है वो डिक्रीज हो जा रहा है या हाई हो जा रहा है, और जो यहाँ का जो नॉर्मल बॉडी का जो रिक्वायरमेंट या सप्लीमेंट है वो नॉर्मल है। तो उस अबनॉर्मलिटीज को नॉर्मल करने के लिए ये अबनॉर्मलिटी ही एंजाइना पेक्टोरिस कहलाएगी, जिसके वजह से क्रोनिक चेस्ट पेन होगा। क्रोनिक चेस्ट पेन टू टाइप्स के होते हैं। एक, अगर गैस में जीआई सिस्टम में हमारा जो एसिडोसिस का प्रक्रिया, जो एसिड का प्रोडक्शन होता है वो हाई हो जा रहा है, जिसके वजह से क्या होता है बर्निंग चेस्ट पेन होगा, वो जीआई सिस्टम से रिलेटेड साइन सिम्टम्स मोस्ट इम्पोर्टेंट है। बट ये साइन सिम्टम्स जो होता है कि हमारे हार्ट में ऑक्सीजन का लेवल एंड सप्लीमेंट्स का लेवल जो हो रहा है वो डिक्रीज हो रहा है, जिसके वजह से क्या हो रहा है कि चेस्ट पेन हो रही है, क्रोनिक चेस्ट पेन या किलिंग चेस्ट पेन होती है। ओके, अंडरस्टैंड। और इसमें ये होता है हमारा एंजाइना पेक्टोरिस। एंड एंटी एंजाइनल मेडिकेशंस क्या होती है, एंटी एंजाइनल मेडिकेशंस जो होती है, जो कि एंजाइना पेक्टोरिस को प्रिवेंट करने के लिए ये मेडिकेशंस प्रोवाइड की जाती है। दैट इज अरे बाप की ये जो मेडिकेशंस होती है ये प्रिवेंट करती है वही चेस्ट पेन को, क्रोनिक चेस्ट पेन को प्रिवेंशन करती है। ओके, इसमें क्या होता है कि मेनली मोटा मोटा हम समझ लेते हैं, अगर हमारे हार्ट में जो कि रिक्वायरमेंट ऑक्सीजन की लो हो जा रही है, ओके, रिक्वायरमेंट लो हो जा रही है, एंड जो सप्लीमेंट है ये मोटा मोटा समझ लेते हैं, यहाँ पे रिक्वायरमेंट है एंड यहाँ पे डिमांड है, ऑक्सीजन की जो डिमांड है वो क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, बढ़ रही है, और जो सप्लीमेंट है वो इंक्रीज हो रहा है। इस बैलेंस्ड को इसको बैलेंस्ड करने के लिए हमारे हार्ट में ऑक्सीजन की मात्रा को बैलेंस्ड करने के लिए एंटी एंजाइनल मेडिकेशन दी जाती है। ओके, तो मोटा मोटा हम समझ लेते हैं कि फार्माकोलॉजिकल एक्शन इसका एक्शन, ये सारी मेडिकेशंस का फार्माकोलॉजिकल एक्शन क्या होगा। ओके, फार्माकोलॉजिकल एक्शन मीन्स होता है, फार्माकोलॉजिकल एक्शंस मीन्स होता है कि ये मेडिकेशंस हमारी बॉडी में जाके कैसे काइंडली फार्माकोलॉजिकली काइंडली डायनामिकली एंड काइनेटिकली कैसे वर्क करती है। ओके, तो हमारी बॉडी में जैसे कि क्लासिफिकेशंस के रिगार्डिंग, अगर हमारे बॉडी में कोई मेडिकेशंस, इसमें से कोई मेडिकेशंस हम क्लासिफिकेशन अभी पढ़ेंगे, इसमें से कोई मेडिकेशन हम टेक कर रहे हैं, तो ये जाके क्या कर रहे हैं कि हमारे रिसेप्टर्स जो बाइंड हो रहा है, इंडिकेट कर रहा है कॉन्स्ट्रिक्शंस, हाईली कॉन्स्ट्रिक्शंस को उसे डायलेट करना है, ताकि डायलेट करेंगे जाके सप्लीमेंट इजीली हमारे ऑर्गन्स में पहुंच जाए, तो उसको बाइंड नहीं करने देती हैं ये कॉन्स्ट्रिक्टली, यहाँ पे जाके बाइंड करके एक्टिवेट करती है, स्मूथ मसल्स को डायलेट करने के लिए एक्टिवेट करती है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के थ्रू। ओके, जैसे कि हमने प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था, जाके देख सकते हैं आप एड्रेनर्जिक ड्रग में। ओके, तो उसके बाद जब ये बाइंड करेंगे तो क्या होगा कि जो जो होता है कि वहाँ का जो जैसे कि हो गया हमारा वेसल्स जो होंगे, वेसल्स क्या होंगे कि वो डायलेट होंगे, वेसल्स जब डायलेट होंगे तो जो ऑक्सीजन की मात्रा होगी, सप्लीमेंट जो ऑक्सीजन का होगा वो इंक्रीज होगा, एंड एंजाइना की पेक्टोरिस की जो वो होगी
जैसे इंजाइना पेक्टोरिस जो होगी वो डिक्रीज होगी और नॉर्मल जो सर्कुलेशन है वो नॉर्मल हो जाएगा, जिसकी वजह से प्रिवेंट हो जाएगा इंजाइना पेक्टोरिस। ये हमारा फार्माकोलॉजिकल एक्शंस वहाँ पे जाके कैसे एक्टिवेट होती है। ओके, मोटा मोटा समझ ले कि जाके हमारा जो मेडिकेशन होता है वो रिसेप्टर्स पे बाइंड करेगा, जब रिसेप्टर बाइंड करेगा तो ये नर्वस सिस्टम को एक्टिवेट करेंगी, ये नर्वस सिस्टम को एक्टिवेट करके स्मूथ मसल्स पे फंक्शन करेंगे। स्मूथ मसल्स की जो कंस्ट्रक्शन एंड रिलैक्सेशन है, आई मीन कंस्ट्रक्शन हाई है तो कंस्ट्रक्शन स्लो कर देंगे, रिलैक्सेशन को हाई कर देंगे, ताकि जो सप्लीमेंट्स है वो प्रॉपरली फुलफिल हो सके या सप्लीमेंट जो सर्कुलेशन है वो नॉर्मल हो सके। उसको डायलेट कर देंगे, जब से अब्स्ट्रक्शन वगैरह हो गए तो वो डायलेट हो जाएंगे, प्रॉपरली ऑक्सीजन की जो सप्लीमेंट है वो रेगुलेट हो जाएंगी। नेक्स्ट देख लेते हैं क्लासिफिकेशन के बारे में। क्लासिफिकेशन क्लासिफिकेशंस में 4 टाइप्स के मेनली क्लासिफिकेशंस होते हैं। फर्स्ट वन होता है कि नाइट्रेट। ओके, इसके नाइट्रेट क्या क्या फंक्शन करता है ये भी देखेंगे, इसका फार्माकोलॉजिकल एक्शन क्या होंगे सारे के देखेंगे। ठीक है, तो बने रहिएगा लास्ट वीडियो तक। फर्स्ट वन होता है कि नाइट्रेट, ठीक है। सेकेंड वन होता है कि बीटा ब्लॉकर। थर्ड वन होता है कैल्शियम चैनल ब्लॉकर। और फोर्थ वन होता है हमारा पोटेशियम चैनल एक्टिवेटर। ओके, फिर से कह रहे हैं पोटेशियम चैनल एक्टिवेटर, अंडरस्टैंड, पोटेशियम चैनल पोटेशियम चैनल एक्टिवेटर। ओके, तो इसमें एक एक करके देख लेते हैं। तो फर्स्ट वन होता है कि हमारा नाइट्रेट। ओके, नाइट्रेट में फॉर एग्जांपल्स क्या क्या आएंगे उसको देख लेते हैं। तो नाइट्रेट जो होता है वो बनता किससे है, तो नाइट्रिक ऑक्साइड से। ठीक है, नाइट्रेट जो बनता है नाइट्रिक ऑक्साइड एक्टिवेट किसको करती है, ठीक है, उसको बनाती है। तो सब्सटेंसेस जो होता है जनरली ये फॉर्मेट होती है फॉर एंडोथेलियल टिश्यूज जो होते हैं वहां से। एंडोथेलियल टिश्यूज के अंदर सेल्स, टाइप ऑफ सेल्स प्रेजेंट होते हैं। टाइप ऑफ सेल्स मीन्स माइटोकॉन्ड्रिया एक्टिवेट होती है। तो उसके बाद जो माइटोकॉन्ड्रिया एक्टिवेट करती है तो क्या बनाती है, तो ये एक्टिवेट करके साइटोसोलिक एल्डिहाइड डिहाइड्रोजनेज बनाती हैं। जो साइटोसोलिक एल्डिहाइड डिहाइड्रोजनेज होता है वो क्या करता है कि वो जो होता है एंडोथेलियल टिपिकली प्रोड्यूस करती है इसको। ठीक है, अभी माइटोकॉन्ड्रिया एक्टिवेट कर रही है, एंडोथेलियल टिपिकली उसको क्या कर रही है, एक्टिवेट करके क्या कर रही है, जो वेसल्स होती है उसको वेसल्स को डायलेट करने में हेल्प करती है। ये हो गया नाइट्रेट का फंक्शंस। नेक्स्ट वन होता है कि ये जब एक्टिवेट कर देंगे तो कोरोनरी का डायलेट हो जाएगा, आर्टरी जो होंगी वो डायलेट हो जाएंगी, जिसकी वजह से ब्लड फ्लो होगा वो नॉर्मल हो जाएगा। ब्लड फ्लो हो जाएगा, जो डिमांड है हमारे हार्ट का डिमांड जो होगा फुलफिल हो जाएगा, जिसकी वजह से एंजाइना पेक्टोरिस भी ठीक हो जाएगी। डिमांड पूरा हो जाएगा तो एंजाइना पेक्टोरिस भी ठीक हो जाएगी। ओके, तो इसमें जो मेडिकेशंस आते हैं, फॉर एग्जांपल्स जो मेडिकेशंस होते हैं तो आइसोसॉर्बिट होती है। ओके, चलिए ठीक है, देख लेते हैं। तो ये फर्स्ट ड्रग होता है इसमें का, नाइट्रेट का फर्स्ट ड्रग होता है। तो फर्स्ट ड्रग जो होता है नाइट्रेट डी नाइट्रेट, इसमें होते हैं नाइट्रेट डी नाइट्रेट एंड 5 to 10 mg लेते हैं अगर नॉर्मल कंडीशंस है। तो पहले तो सब डोजेस जो होता है कि हम पेशेंट को लो देंगे एंड सबलिंगुअल जो होगा कि इसको प्रोवाइड की जाती है। सबलिंगुअल मतलब टंग के नीचे मेडिकेशंस को दिया जाता है। ओके, नेक्स्ट वन होता है कि हम मेडिकेशंस जो होता है नेक्स्ट वन जो होता है कि आइसोर्बिट जो होता है मोनोनाइट्रेट। ठीक है, आइसोर्बिट मोनोनाइट्रेट ये 10 to 20 mg ओरली देते हैं। ओके, पर ओरली देते हैं ये मेडिकेशंस। ओके, तो ये फंक्शंस क्या करती है हमने बताया। नेक्स्ट वन क्लासिफिकेशन की तरफ बढ़ते हैं। तो फर्स्ट वन पोटेशियम चैनल ओपनर, ये क्या करती है, ये मेडिकेशन जो होती है अगर हमारा जो होता है कि 3 नर्वस ट्रांसमिशन जो चैनल्स थे, जैसे कि
नोरेपेरिन, नॉन एपिनेफ्रिन थे, डोपामीन था। ये जाके यहाँ को एक्टिवेट करने के लिए यहाँ पे बाइंड होके सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम्स को एक्टिवेट करके जो स्मूथ मसल्स थे उसको कॉन्ट्रैक्शंस एंड हाई अमाउंट में जो फंक्शंस कर रहे थे वो कॉन्स्ट्रक्शंस का फंक्शन कर रहे थे। तो ये जो पोटेशियम चैनल ओपनर होगा, ये जाके इसको क्या होगा कि वहाँ से बाइंड करने से पहले इसको जाके यहाँ पे ओपनिंग ओपनिंग करके जो पोटेशियम्स ओपनर है वहाँ पे ओपनिंग कर देगा, जिसकी वजह से क्या होगा कि वो बाइंड नहीं कर पाएगा। ये बाइंड करके जाके पोटेशियम चैनल्स ओपनर जो होगा वहाँ पे बाइंड कर जाएगा, जिसकी वजह से जो नर्वल इम्पल्सेस हैं ट्रांसमिशंस, नर्वल इम्पल्सेस ट्रांसमिशन थ्रीज थे, तो वो क्या करेंगे, बाइंड नहीं कर पाएंगे, जिसकी वजह से कॉन्स्ट्रिक्शंस नहीं होगा और रिलैक्सेशन ज़्यादा होंगे, रिलैक्सेशन ज़्यादा होंगे तो जो वेसल्स हैं वो डायलेट हो जाएंगे। जब रिलैक्स हो जाएंगे तो प्रॉपरली जाके जो ऑक्सीजन का मात्रा है वो मतलब सप्लीमेंट जो होता है वो रेगुलर हो जाएगा, जिसकी वजह से कोरोनरी एंजाइना पेक्टोरिस ठीक हो सकती है। ओके, नेक्स्ट हम चलते हैं मेडिकेशंस की तरह। इसमें जो पोटेशियम्स चैनल ओपनर होती है वो क्या करती है कि जो नाइकोरेंडाइल ये मेडिकेशंस होती है, ये मेडिकेशंस क्या करती है, हार्ट में जाके फंक्शन करती है स्मूथ मसल्स पे। पोटेशियम चैनल ओपनर जो होती है ये वेसल्स को क्या करती है, आर्टेरियल वेसल्स को डायलेट करती है। डायलेट करने कॉन्स्ट्रिक्ट हो गया तो डायलेट करेगी, डायलेट करने की वजह से जो होगा ब्लड फ्लो होगा वो हाई हो जाएगा, आई मीन ब्लड फ्लो रेगुलर हो जाएगा एंड इम्प्रूव हो जाएगा। जो रिक्वायरमेंट होगी हमारी हार्ट की वो फुलफिल हो जाएगी, जिसकी वजह से एंजाइना पेक्टोरिस ट्रीट हो जाएगा। ओके, थर्ड वन हम मेडिकेशंस की तरफ चलते हैं, तो किस पे चलते हैं, तो हम कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर। ओके, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर क्या क्या करते हैं, तो कैल्शियम चैनल जो ब्लॉकर्स होता है वो इनहिबिट करता है एंटायर कैल्शियम्स की आयन, जो कैल्शियम आयन होते हैं, जैसे कि हमारे ये रिसेप्टर्स हो गए हमारे हार्ट के, आई मीन बोल सकते हैं कि अल्फ़ा बीटा जो भी है रिसेप्टर्स हमने बताया था, अल्फ़ा एंड बीटा होते हैं। जो हमारा हार्ट होता है उसमें जो होता है नॉर्मली अल्फ़ा जो होता है कि ब्लॉकर होता है, आई मीन रिसेप्टर्स होता है। तो ये कैल्शियम चैनल ब्लॉकर क्या करती है, तो जाके यहाँ पे कैल्शियम बाइंड करेगा, तो क्या करती है जो कैल्शियम्स होती है वो जो आती है अंडर टू इलेक्ट्रोलाइट के अंदर आती है, जो कि फंक्शन कराने में, रेगुलेट कराने में ये हेल्प करती है। तो ये कैल्शियम चैनल को जो कैल्शियम्स होगा इस जो इंडिकेट करेगा नर्वस सिस्टम्स को, उसको ब्लॉक्ड करेगी। कैल्शियम चैनल ब्लॉक कर जो होती है कैल्शियम्स को डिपोजिशन, आयरन का डिपोजिशन को ब्लॉक करेगी, जिसके वजह से जो मसल्स होंगे इन्हें वो डायलेट होंगे। ओके, तो मोटा मोटा समझ लीजिए जो कैल्शियम चैनल ब्लॉकर होता है आर द ड्रग विच इज ब्लॉक द हार्ट कॉन्ट्रैक्शंस, ये हार्ट कॉन्ट्रैक्शंस को ब्लॉक करने में हेल्प करती है बाई इनहिबिट मूवमेंट ऑफ द कैल्शियम्स आयन, और इनहिबिट करती है मूवमेंट ऑफ आयन की। एंड थेरेपी जो होती है कि अल्टर्ड करती है आर्ट्रियल कार्डियक जो होते हैं मसल्स होते हैं उसको एक्टिव पोटेशियम्स जो होता है कि उसको मतलब इनहिबिट करना होता है। देन जो वेसिकल्स होते हैं उसका प्रोडक्शन वैसो डायलेटर करने का, रिलीव करवाने का, जो कंस्ट्रक्शंस है वो कंस्ट्रक्शन से रिलीव करवाने का, स्पाज्म है तो स्पाज्म को भी ट्रीट करने के काम करती है, उसको डायलेट प्रॉपर तरीके से करेगी ताकि जो रिक्वायरमेंट है जो सर्कुलेशन है हार्ट का वो ट्रीट हो सके। ओके, तो कैल्शियम चैनल्स जो इसके अंडर जो मेडिकेशंस एग्जांपल्स, फॉर एग्जांपल मेडिकेशंस जो आती है, तो ये जब अगर हमारे हार्ट में इन्फेक्शन हो गया, प्लेग का फॉर्मेशन हो गया, तो उस कंडीशंस में कैल्शियम चैनल ब्लॉकर भी दिया जाता है। एंड जो होता है कि इसका जो कैल्शियम चैनल्स का जो काइनेटिक फंक्शंस होता है, अगर हम मेडिकेशंस ले रहे हैं तो ये 1 to 3 आवर्स में एक्टिविटीज़ अपना शो करना स्टार्ट कर देती है, क्योंकि ये प्लाज्मा में जाके जल्दी से वहाँ पे हाईली कंसनट्रेट होके वहाँ पे क्या होता है कि मिक्स होके वो प्रोटीन से बाइंड करके एक्टिवेट हो जाती हैं कैल्शियम। ओके, तो ये जो होता है कि कैल्शियम चैनल ब्लॉकर जो होता है आर्टरी को डायलेट करने में, इसमें क्या होता है कैल्शियम चैनल्स ब्लॉकर में जो होता है कि ये अल्फा जो रिसेप्टर्स होते हैं उसको ब्लॉक्ड करने का काम करती है। ओके, जैसे कि हमने बताया था हार्ट में जो होता है कि अल्फा रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं। ओके, और नेक्स्ट हम देखते हैं कि कैल्शियम चैनल ब्लॉकर का यूज कहाँ कहाँ होता है, तो हाइपरटेंशन में यूज किया जाता है ब्लॉकर का, क्या ताकि जो हार्ट का कंस्ट्रक्शन है वो हाई ना हो,
हाइपरटेंशन में यूज करते हैं, एंजाइना पेक्टोरिस में यूज करते हैं, एरिथमिया। ओके, एरिथमियास क्या होते हैं कि जब हार्ट का रिदम जो होता है इंक्रीज हो जाता है, उसके कंडीशंस में अनबैलेंस्ड हो जाता है, उस कंडीशंस में ये एंजाइना पेक्टोरिस या कैल्शियम चैनल ब्लॉकर का यूज करते हैं। और रेनाइडिंग डिजीजेस हो गई है तो उस कंडीशंस में इसका यूज करेंगे। ओके, नेक्स्ट वन होता है कि फिनोसिस वगैरह हो गई, समथिंग अबाउट यूज टू, जो होता है कि ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट जो होती है, डिमांड जो होती है हाई हो जाती है, आई मीन हार्ट की, तो उस कंडीशंस में कैल्शियम चैनल का यूज किया जाता है। ठीक है, तो ये मेडिकेशंस के अंडर कौन कौन से मेडिकेशंस आते हैं, तो ये मेडिकेशंस जो होती है ये फॉर एग्जाम्पल्स इसमें आते हैं हाइड्रोपायरिडीन आते हैं, डोरापायरिडीन, ओके, डी या बोल सकते डिहाइड्रोपायराडीन आती है, जिसके अंदर ये मेडिकेशन जैसे अम्लोडिपिन, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट एंड पॉपुलर मेडिकेशन है। निफ्रेडिपिन हो गई, निफ्रेडिपिन इसके भी अंदर का एग्जाम्पल्स है। और फिर नेक्स्ट वन चलता है कि वही मेडिकेशन है, ठीक है, नॉन डिहाइड्रो पायरिडीन। ओके, इस मेडिकेशंस में कौन कौन से मेडिकेशंस आएंगे इसके अंडर, तो वो वेरापामिल मिल करके सारे ड्रग्स होंगे। फिर डाइलचियाजेम, ये वेरापामिल जो होता है ये मेडिकेशन इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट एंड पॉपुलर मेडिकेशन होता है। ये हार्ट रेट को इंक्रीज, जो हार्ट रेट होता है उसको डिक्रीज करने में हेल्प करता है एंड कॉन्स्ट्रिक्शंस को रिड्यूस करने में हेल्प करता है। ओके, ये मेडिकेशन ये प्रॉपर फंक्शन करती है। और एम्लोडिपिन जो थी वैसोडाइलेशन में हेल्प कर रही थी। लास्ट वन क्लासिफिकेशन बढ़ते हैं बीटा ब्लॉकर। बीटा ब्लॉकर इज मोस्ट इम्पोर्टेंट मेडिकेशन, हमने डायरेटिक मेडिकेशंस में हमने बताया था। जो फंक्शन करती है ये मैकेनिज्म ऑफ एक्शन इसका होता है बीटा ब्लॉकर का, तो ये अफेक्ट करती है किस पे, बीटा ब्लॉकर के जो रिसेप्टर्स होते हैं, न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं, जैसे कि इपिनेफ्रिन जो बताया था हमने, डोपामिन बताया था, नॉन इपिनेफ्रिन बताया था। ये क्या करके कहाँ जाती है, तो ये हार्ट पे जाएगी और जो स्मूथ मसल्स होते हैं वहाँ पे प्रेजेंट होता है बीटा ब्लॉकर। जो हमारा लंग्स होता है उस पर उस पर जो होता है कि रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि अपन का क्या होता है कि हार्ट पे जो होता है कि अल्फा रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं, बीटा रिसेप्टर्स जो होते हैं कि वहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, सॉरी, अल्फा रिसेप्टर्स जो होते हैं, अल्फा 1 रिसेप्टर जो होते हैं हार्ट पे प्रेजेंट होते हैं, बीटा 2 रिसेप्टर्स जो होते हैं वो रिटर्न जो होता है कि नेगेटिव फीडबैक देते हैं, एंड बीटा जो होता है कि वहाँ पे लंग्स वगैरह पे प्रेजेंट होते हैं, एवरीथिंग आर स्मूथ मसल्स पे प्रेजेंट होते हैं एंड फंक्शंस वहीं पे करते हैं। तो जो बीटा ब्लॉकर्स होती है वो क्या करती है कि जो चैनल्स होते हैं, न्यूरोट्रांसमीटर चैनल्स जो होते हैं, जो जाके रिसेप्टर से बाइंड करके जो एक्टिवेट कर रहे हैं प्रोडक्शंस को या कॉन्स्ट्रिक्शंस रिलैक्सेशंस को जो हाईली एक्टिवेट कर रहे हैं, ठीक है, जो एनर्जेटिक फंक्शन शो कर रहा है, तो उसको एनर्जेटिक फंक्शन को रिड्यूस करने के लिए या कॉन्स्ट्रिक्शंस को रिड्यूस करने के लिए बीटा ब्लॉकर दिया जाता है। बीटा ब्लॉकर क्या करती है कि जो बीटा रिसेप्टर्स होती है उस पर जो न्यूरो ट्रांसमिशन एपिनेफ्रिन है उसको जाके वहां पे बाइंड करती है बीटा रिसेप्टर से, तो उस रिसेप्टर्स को बाइंड न करने देना, रिसेप्टर्स पे एपिनेफ्रिन को बाइंड न करने देने की प्रक्रिया को ये निभाती है, बीटा ब्लॉकर बाइंड नहीं करने देती है। ओके, इसका ये फंक्शन होता है। बीटा एड्रेनलिन जो होती है रिसेप्टर्स होती है, ठीक है, ये पार्ट ऑफ सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम्स के होते हैं। ओके, जैसे कि हमने एड्रेनलिन मेडिकेशंस में हमने बताया था। ओके, तो ये ब्लॉक करती है, प्रिवेंट करती है बाइंडिंग को, ठीक है, विद द माइनिंग को क्या करती है कि प्रिवेंट करती है। एंड फॉर एग्जांपल इसमें क्या क्या आएंगे, तो ये बीटा 1 आएगा जो कि हार्ट किडनी पे प्रेजेंट होते हैं रिसेप्टर्स जो होता है कि ये अफेक्ट करती है, जो रिड्यूस करती है किसको, हार्ट रेट को रिड्यूस करना, कॉन्ट्रैक्शंस को रिड्यूस करना एंड रेनिन रिलीज करवाना। एट मीन्स कि जब यूरिन जल्दी जल्दी पास करेगा, डायरेटिक में अंडर आता है, तो ये यूरिन जल्दी जल्दी पास करेगा, जो हाइपरटेंशन की कंडीशंस है वो ट्रीट हो सकती हैं। ओके, ट्रीट हो जाती हैं। जो प्रेशर्स पड़ रहे थे जिसकी वजह से क्या होगा कि हाइपरटेंशन कॉज कर रहा है वो रिड्यूस हो सकता है। नेक्स्ट वन तो बीटा 2 जो होता है कि ये ब्लॉकर जो होते हैं कि ये लंग्स एंड ब्लड वेसल्स पे फंक्शन करते हैं। बीटा 2 ये लंग्स एंड ब्लड वेसल्स पे फंक्शन करते हैं, ये ब्रोंकोडायलेटर करने में, लंग्स
ब्रोंको डायलेटर करने में हेल्प कर रहे हैं। ब्रोंकस जो होते हैं उनको डायलेट करते हैं ताकि फुलफिल अमाउंट में ऑक्सीजन की मात्रा जो हो रही है वो हमारे हार्ट में प्यूरिफिकेशन के लिए आए। वैसो कंस्ट्रिक्शन को लो करते हैं। वैसे जो कॉन्स्ट्रिक्ट होकर जो प्रेशर हाई दे रही थी हमारे हार्ट पे ताकि जो ऑक्सीजन की प्रॉपर अमाउंट में नहीं मिल पा रही थी, जिसकी वजह से उसको डायलेट करेंगे या बोल सकते कॉन्स्ट्रिक्शंस ना करके उसको डायलेट कर देंगे, जो कि कॉन्स्ट्रिक्शंस प्रिवेंट हो जाएगा। ग्लाइकोजेनोलाइसिस करवाता है। ये मेडिकेशन जो होते हैं ग्लूकोजन को मतलब ग्लाइकोजन में जो प्रोसेस होती है तोड़ मड़ोड़ के एनर्जी में कन्वर्ट करने की, वो क्रिया को कराने में हेल्प करता है। ओके, तो ये हमारा क्लासिफिकेशन हुआ खत्म। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं हम इंडिकेशन की तरफ चलते हैं। इंडिकेशंस की तरफ हमने बताया था कैल्शियम चैनल ब्लॉकर के अंदर जो एंजाइना पेक्टोरिस हो गए, हाइपरटेंशन हो गए, उस कंडीशंस में हम पेशेंट को दिए जा सकते हैं। ओके, और एंजाइना हाइपरटेंशन की कंडीशन में कंजेनाइटल हार्ट फेल्योर हो गए हैं, जैसे कि बाय बर्थ ही मतलब क्या हो रहा है कि बच्चे का जो हार्ट है वो डिसफंक्शन है, उसमें प्रॉपर फेल्योर हो रहा है, प्रॉपर फंक्शन नहीं कर रहा है, तो उस कंडीशंस में ये मेडिकेशंस दी जाती है। बिना प्रिस्क्राइब्स के आपको मेडिकेशंस नहीं प्रोवाइड की जा सकती। ठीक है, इसका कंट्राइंडिकेशन किस किस पेशेंट को हम नहीं देंगे। अगर पेशेंट को एलर्जी है उस मेडिकेशंस को उसको को नहीं प्रोवाइड करेंगे ये मेडिकेशंस। अगर पेशेंट जो होता है कि वो प्रेग्नेंट है तो उसके लिए अलग मेडिकेशन चलेंगे, वो भी प्रोवाइड नहीं की जाएंगी। अगर ब्रेस्ट फीडिंग वगैरह करा रही तब नहीं देंगे। एंड रिफ्लेक्टिंग कार्डियक स्टिमुलेशंस, अगर जो कार्डियक में अगर अदर रिफ्लेक्ट स्टिमुलेट हो रहा है, ठीक है, उस कंडीशंस में हम नहीं देंगे। क्या हो रहा है कि अगर पेशेंट जो होता है ये कोरोनरी आर्टरी डिजीज से अदर डिजीजेस वगैरह उसमें प्रेजेंट है, कोरोनरी आर्टरी डिजीज है, तो उस कंडीशंस में हम इस मेडिकेशंस को नहीं देंगे। अगर पेशेंट जो होता है कि वो उसकी जो एज है वो बहुत डिक्रीज है तो उस कंडीशंस में भी नहीं देंगे। अदर प्रॉब्लम्स है, बिना हम अच्छे से डायग्नोसिस किए हम कोई मेडिकेशन नहीं प्रोवाइड करेंगे। ओके, तो इसका साइड इफेक्ट अगर मेडिकेशन हम कोई पर्सन है तो वो लंबे समय तक ले रहा है तो क्या क्या प्रॉब्लम देखने को मिल सकते हैं। तो हेडेक देखने को मिलेगा, एंड रिफ्लेक्ट ट्रैकीकार्डिया देखने को मिलेंगी। मतलब रिफ्लेक्ट मतलब जो रिफ्लेक्ट करता है हमारा लंग्स जो होता है कि वो ट्रैकीकार्डिया देखने को मिलेंगी। ओके, तो देयर इज द वैसोडाइलेटर वैसोडाइलेटर ज़्यादा हो जाएंगे। वैसोडाइलेटर जो हाइपोटेंशन की कंडीशन देखने को मिलेंगी, मतलब जो ब्लड प्रेशर होगा एकदम डिक्रीज हो जाएगा। जो होगा कि उसके वजह से क्या होगा कि हमारे बॉडी में प्रॉपर अमाउंट में फिर भी उसके वजह से प्रॉपर अमाउंट में फंक्शंस नहीं हो पाएंगे, ब्लड सप्लाई नहीं हो पाएंगे, जिसके वजह से ये प्रेशर्स नहीं बनेगी, जिसकी वजह से अदर ऑर्गन्स में जो होता है कि ब्लड एंड ऑक्सीजन एंड अदर न्यूट्रिशंस नहीं पहुँच पाएंगे, जिसकी वजह से नेक्रोसिस वगैरह की कंडीशन देखने को मिलेगी। नेक्रोसिस की कंडीशन देखने को मिलेगी, जो फंक्शन प्रॉपर फंक्शन जो होगा वो अनबैलेंस्ड या डिस्टर्ब हो जाएगा। ओके, फ्लूइड की रिटेंशन होने की वजह से एडिमा वगैरह भी देखने को मिलेगा। और अदर से देखिए इसमें अगर मेडिकेशन से प्रॉपर अमाउंट में आप ले रहे हैं तो उसमें फ्लूइड का रिटेंशन हो सकता है, ठीक है, एडिमा वगैरह फॉर्मेशन हो सकते हैं, अदर प्रॉब्लम्स वगैरह फॉर्मेशन का फ्लूइड की कमी हो सकती है, जिसके वजह से प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकते हैं। एडवर्स इफेक्ट क्या क्या देखने को मिलेगा, पाल्पिटेशंस, वीकनेस, हेडेक एंड डिजीनेस वगैरह देखने को मिलेंगी। ओके, तो इसी के साथ हम खत्म करते हैं इस चैप्टर मतलब टॉपिक को। हम देखेंगे नेक्स्ट टॉपिक में, नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू for watching. Thank you.